जनरल फॉर्मूला NS1, N मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे इसकी नंबरिंग बढ़ती हुई चली जाएगी पीरियड के अकॉर्डिंग। इसका एटॉमिक नंबर कितना बताया था 1, तो 1s1 लिथियम, इसका कितना था 3, हीलियम 2s1, जैसे हीलियम का कितना होता है 2 होता है। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है तो आपको फिर क्या बताया था 1s2 2s2 2p6 इस तरह से भरते हैं। तो अगर किसी का 2 है तो हम यहीं तक भरेंगे 1s2, तो हीलियम का क्या है 1s2 और ये 2s1, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3, 2 इसके और 1 इसका, 3 हो गए। ऐसे ही आपका इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का कितना होता है 11, और ऑर्गन का कितना होता है नियॉन का। जो आपका 0 ग्रुप होता है हम उसी से एलिमेंट का जो क्वालिफिकेशन होता है ज्यादातर आपसे वैसे ही पूछता है। इनर्ट गैस का शुरू में लिख देता है उतना आपका हो जाता है। जैसे आपका 0 ग्रुप जो था हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टन और ज़ीनॉन और रेडॉन, ये क्या है आपका 0 ग्रुप है। इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था। अब जितना एटॉमिक नंबर यहाँ होगा उतना हम कहीं भी अगर जरूरत है तो लिख सकते हैं। जैसे इसका 2 था, इसका 10 18 86। अब हमें जहाँ भी 10 लिखना होगा वहाँ हम नियॉन लिख सकते हैं, और ऑर्गन की जगह जहाँ हमें 18 लिखना है वहाँ पे ऑर्गन हम लिख सकते हैं। तो 18 को ये शो कर देगा। ये क्या है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए हमें जहाँ इतने एटॉमिक नंबर्स की जरूरत होगी इतने कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होगी वहाँ हम ये अपना यूज कर लेंगे। पूरी पीरियोडिक टेबल में जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनको हम यूज करते हुए लिखते हैं, नहीं तो पूरा लिखें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे इसका था 10 हमने क्या लिख दिया नियॉन का लिख दिया, हमें कितना लिखना है 11 लिखना है, तो 10 की जगह हमने लिख दिया नियॉन। अब यहाँ पे हम 3s1 हो गया 11। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हीलियम नियॉन ऑर्गन कितने को शो करेगा 18 को, और इसका होता कितना है 19, यानी हमें एक इलेक्ट्रॉन और लिखना है बस, तो इसका हो जाएगा 4s1। अब देखिए जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या है NS1 इसका जनरल फॉर्मूला है, यानी n की जगह हम बदलते जाएंगे बस, और अपना कॉन्फ़िगरेशन आगे इनर्ट गैस को लिखेंगे और इधर उसके जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखते हुए चले जाएंगे। तो ये ऑर्गन हो गया हीलियम नियॉन ऑर्गन, यहाँ पे क्रिप्टन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2s1 3s1 4s1, यहाँ पे 5s1, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्रिप्टन के बाद ज़ीनॉन, यहाँ क्या हो जाएगा 6s1, यहाँ पे ज़ीनॉन के बाद रेडॉन, और ये हो गया 7। ठीक है, ये हमने लिख दिया जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला हमारा इसका NS1 है, उससे हमने एक नंबर बढ़ा दिया अपना, और यहाँ पे लिख दिया अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो वहाँ से हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें किसी का भी लिखना है हम इजीली लिख सकते हैं। ये आपका S ब्लॉक में पहले का जैसे हो गया। अब दूसरे का क्या होता है
सकते। एटॉमिक नंबर पर हमने आपको बता दिया था कैसे कैसे आप प्लस करके भी निकालेंगे। मान लीजिए नहीं आ गया तो भी हमने बताया था आपको कि 2 8 8 18 18 मतलब जोड़ते हुए आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसका एस ब्लॉक का एक जनरल, जैसे एस ब्लॉक में आपका जनरल उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बस ये पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जितनी भी आपको जरूरत है। एक तो सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट यानी मुलायम होते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं बहुत हार्ड नहीं होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है। आईपी लो होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये लो होता है। बेसिक नेचर के होते हैं, इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सब क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ये में बीएम बीबी है। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन विभव जो बढ़ते हैं, अभी हम बताएंगे आयनन विभव क्या होता है। आयनन विभव इसका लो होता है और ये रिड्यूसिंग एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। अपचायक ऑक्सीकारक बोला जाता है, तो ये क्या है, गुड अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे हैं। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है नेगेटिव में बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट हैं। यानी जितने एस ब्लॉक हैं एक तो सॉफ्ट होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है और बेसिक नेचर के होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और रिएक्टिव होते हैं। एक्टिव भी बहुत ज्यादा होते हैं, किसी से भी रिएक्ट करके हमेशा ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में पाए जाएंगे, ज्यादातर सल्फेट के फॉर्म में पाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव स्टेट में पाए जाएंगे, नेगेटिव मतलब फ्री स्टेट। ऐसा नहीं होता है कि फ्री सिर्फ आपको डायरेक्ट एलिमेंट मिलते हैं, ऐसा नहीं होता है। ब्लॉक में आपका जैसे जनरल फॉर्मूला इसका NH1 NH2 था, वैसे ई ब्लॉक में है NH2NP1 to 6। आपका इसमें ग्रुप है 3rd 4 5 6 7 और 0 ई ब्लॉक में। इसका जनरल फॉर्मूला रहेगा NH2NP1 NH2NP2 NH2NP3 NH2NP4 NH2NP5 NH2NP6 ये सबका जनरल फॉर्मूला है। बस एक दो का निकाल कर दिखा देते हैं बस।
3 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर सेल आपका ये 2 वाला है पूरा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वाला है, ये वाला नहीं, आपका पूरा जो है जो 2 लिखा है वो पूरा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, 2 और 1 3, ऐसे इसमें कितने हो जाएंगे 4, 2 ये और 2 ये, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, यहाँ पे 8, यानी 3 इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 3 से लेकर 8 तक होते हैं। 3 आपका थर्ड ग्रुप में 4, यहाँ पे ग्रुप में 5, ऐसे ये बढ़ते हुए चले जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में हमने एक का बता दिया है, किसी का भी अगर आपको पूछा जाएगा तो जनरल फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक में आपके मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल तीनों ग्रुप होते हैं, और एक रिजल्ट होता है एस ब्लॉक में बी और एमजी। 2 एलिमेंट ऐसे हैं, जब हम इसको जैसे मान लीजिए आग जला रहे हैं, जो अपना बर्नर जलाते हैं, जब उसके सामने ले जाते हैं तो सब कलर देते हैं, सिर्फ ये बेरिलियम और मैग्नीशियम ये 2 कलर नहीं देते। बेरिलियम और मैग्नीशियम ऐसे ब्लॉक में आपको कलर नहीं देते हैं, जब हम ज्वाला को से जलाते हैं तो कलर देता है। पी ब्लॉक में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो आपको कलर दे रहा हो, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, ठीक। ये आपका डी ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला, सबका जनरल फॉर्मूला जरूर लिखिए। अगर कोई भी एलिमेंट आता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन पूछ दिया जाएगा तो आप सिर्फ जनरल फॉर्मूला से कर सकते हैं, बस उससे कई चीजें पता चल जाती है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलरफुल होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सब देखते ही उससे पता चल जाता है। ये आपकी 3D सीरीज है, 3D1 4s2। अब इसमें से कॉन्फ़िगरेशन में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता हुआ चला जाएगा। पहले का जैसे इसका 21 होता है तो इसका और आगे का वैसे ही रहेगा जैसे रहता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3D1 4s2, ऐसे इसका क्या हो जाएगा आउटर मोस्ट में 3D2 4s2, बस एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता हुआ चला जाएगा, बस इसका 3D3 4s2 आपको याद रखना है, इसका और इसका 3D5 4s1 और इसका होता है 3D10 4s2। कॉपर में आपका कॉपर के नीचे क्या आता है, Cu Ag Au, ये आपका क्या है कॉपर है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है। उसके नीचे जो कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा सेम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा, बस एक नंबर आपका बढ़ जाएगा, जैसे 4D10 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5s1, इसका क्या हो जाएगा 5D10 और 6s1, एक एक नंबर बस बढ़ा दीजिए, बस ये 3D सीरीज का, ये 4D का, ये 5D का। सिर्फ हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं तो यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 5, यहाँ 6 कर देंगे, और कॉन्फ़िगरेशन आपका ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही जो 3D का है फिर 4D 5D आएगा तो उसमें भी ऐसा ही होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाले का होगा बिल्कुल वैसे कॉन्फ़िगरेशन नीचे का होगा, बस हमको एक एक नंबर यहाँ बढ़ा देना है। अगर 4D का होगा तो एक नंबर यहाँ बढ़ा देंगे, और 5D का होगा तो एक नंबर इसमें फिर बढ़ा देंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वही रहता है, कोई अंतर
नहीं होता है। डी ब्लॉक ऐसा है जो सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वेरिएशन होता है सबसे ज्यादा इसी में मिलता है। तरह तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का ये ब्लॉक है, यानी कोई पूछ ले सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन किस ब्लॉक में मिलता है तो डी ब्लॉक। और कैटलिस्ट का वर्क करने वाले सबसे ज्यादा किसमें मिलते हैं डी ब्लॉक। कैटलिस्ट सबसे ज्यादा आपको किसमें मिलते हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, आयरन आपका एबर प्रोसेस में यूज होता है। वेनेडियम हो गया, ये जो भी लिखा हुआ है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो वहां पे ये वेनेडियम यूज करते हैं V2O5 के फॉर्म में ये यूज होता है। यानी सबसे ज्यादा कैटलिस्ट कौन से ग्रुप में यूज हो रहा है आपका डी ब्लॉक में। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कलरफुल कॉम्प्लेक्स इसीलिए सबसे ज्यादा इसमें मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपसे मेथडोलॉजी से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है। जैसे अभी पेट वाले एग्जाम में आया था धावन सोडा क्या है, डायरेक्ट पूछा गया था। तो ऐसे एक एक एलिमेंट के कितने बन सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं, उसका फार्मूला आपको वैसे ही याद कर लेना है। मेटल जो हमारे होते हैं, मेटल्स हमारे बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसलिए तुरंत ऑक्साइड कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में तुरंत मिक्स हो जाते हैं। जब मिक्स हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं उसको मेटलर्जी करते हैं। मेटलर्जी के थ्रू हम फिर से उसको अपने एलिमेंट को प्राप्त करते हैं। जैसे ऑक्साइड के फॉर्म में हो गए, सल्फेट के फॉर्म में चले गए, सल्फाइड के फॉर्म में चले गए, तो हम पूरा प्रोसेस उसमें उसका मेटलर्जी का फॉलो करते हैं और अपना एलिमेंट फॉर्म करते हैं। तो किस किस फॉर्म में कौन सा एलिमेंट पाया जा रहा है उसकी लिस्टिंग हम कर दे रहे हैं, उसको आप वैसे ही रन कर लीजिए, ये एग्जाम में बहुत आता है। पहले देखिए सोडियम का रॉक साल्ट का क्या होता है बताइए, उसको याद ही होंगे आप लोगों को। रॉक साल्ट का साधारण नमक NaCl, सोडा एस का Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा Na2CO3 और NH2O, चिली नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसको चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, चिली सॉल्ट पीटर, ग्लोबल सॉल्ट, और बोरेक्स का बताइए, बोरेक्स बोरेक्स ये भी बहुत बार पूछा गया है। बोरेक्स, रॉक सॉल्ट, सोडा एस, वाशिंग सोडा, चिली सॉल्ट या चिली नाइट्रेट, NaNO3, ग्लोबल सॉल्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका कि सोडियम का इसमें कौन कौन सा है, एक ये बात हो गई। दूसरा अगर पूछ लिया आपसे कि इसमें सल्फेट का अयस्क कौन सा है, तो सल्फेट आपका होता है जिसमें SO4 लगा हो। इसमें से आप देख लेंगे जिसमें भी SO4 लगा होगा वो आपका किसका है
आयोडीन लगा होगा। जैसे इसमें क्या लगा है क्लोरीन, तो आपका ये हो गया। और ये भी पूछता है कि सबसे इसका मेन वो कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा फॉर्म में कौन सा पाया जाता है, तो इसका कौन सा हो गया NaCl। इसमें बस इतने तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा किसका है, किसका फॉर्मूला क्या है और किस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, पोटेशियम सिल्वाइन का बताइए। सिल्वाइन KCl नाइट्रेट NiTr नाइट्रेट, इसको कहते हैं सॉल्ट फिल्टर। KNO3 कार्बोनाइट KCl MgCl2 और 6H2O। इसका मेन होता है कार्बोनाइट। सबसे ज्यादा जो पोटेशियम आपका पाया जाता है कार्बोनाइट के फॉर्म में होता है। यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। मार्कर दूसरा एक है किसी के साथ जिसके पास नोट करते जाइए आपको जल्दी जल्दी। मैग्नीशियम, इसके बाद डालिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइड MgCO3 मैग्नेसाइड MgCO3। मैग्नेसाइड MgCO3, इसके बाद लिखे डोलोमाइट MgCO3 और CaCO3 MgCO3 और CaCO3 डोलोमाइट। मैग्नेसाइड डोलोमाइट मैग्नेसाइड MgCO3 डोलोमाइट MgCO3 डॉट CaCO3। इप्सम सॉल्ट MgSO4 डॉट 7H2O। इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम के तीन हो गए, मैग्नेसाइड डोलोमाइट और इप्सम सॉल्ट।
CH3PO4 का गोल्ड वाइट, फॉस्फोराइड, CH3PO4 का गोल्ड वाइट, फॉस्फोराइड। इसके बाद फ्लोरस्पार, फ्लोरस्पार, CaF2, फ्लोरस्पार, CaF2, फ्लोरस्पार, CaF2। इसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस 2CaSO4.H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस 2CaSO4.H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें वाटर मॉलिक्यूल को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि जिप्सम में कितना होता है और इसमें कितना होता है। जिप्सम में आपके वाटर मॉलिक्यूल 2 होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो जिप्सम में लिखा है CaSO4.2H2O, इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे कितने हैं देख रही हैं, वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ आगे जो कि हम इसको डिवाइड करेंगे एक कैल्शियम के सापेक्ष। जब हम वाटर का मॉलिक्यूल बताते हैं तो कैल्शियम के सापेक्ष, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, यानी एक कैल्शियम के सापेक्ष प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 वाटर मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद एल्युमिनियम भी लिखिए, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O, बॉक्साइट बहुत पूछा जाता है कि किसका आयन है, एल्युमिनियम का Al2O3.2H2O। इसके बाद के डायस्पोर, डायस्पोर Al2O3.H2O, इसमें से 2 हट जाता है, Al2O3.H2O, डायस्पोर। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट Na3AlF6, क्रायोलाइट Na3AlF6, क्रायोलाइट। कोरंडम, कोरंडम Al2O3, कोरंडम Al2O3, डायस्पोर में Al2O3.H2O, ऑक्साइड Al2O3.2H2O, ये तीनों एक जैसे हो। ये हो गए आपके एल्युमिनियम के। इसके बाद देखिए आयरन के Fe, इसमें सबसे मेन इसका होता है बॉक्साइट, मेन है इसका, अगर एल्युमिनियम का पूछा जाएगा तो बॉक्साइट। आयरन का लिखिए हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट Fe2O3, Fe2O3, हेमेटाइट Fe2O3। मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट Fe3O4, Fe3O4, मैग्नेसाइट Fe3O4। इसके बाद लिमोनाइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट Al2O3.3H2O, ये एल्युमिनियम का हो गया लिमोनाइट Fe2O3.3H2O, लिमोनाइट Fe2O3.3H2O, लिमोनाइट, लिमोनाइट। सीडेराइट, सीडेराइट, सीडेराइट FeCO3, सीडेराइट। आयरन पायराइट FeCO3, FeCO3, सीडेराइट। आयरन पायराइट FeS2, FeS2।
टी का लिखिए, इसके बाद SN टिन, SN टिन का कैजीटेराइड, कैजीटेराइड SnO2, कैजीटेराइड SnO2, चलिए निकाल SnO2, कैजीटेराइड SnO2, इसका मतलब एक ही होता है SnO2, कैजीटेराइड। इसका नेट का लिखिए TB, गैलेना, गैलेना TBS, लेड सल्फाइड TBS, गैलेना TBS। इसके बाद सीरूसाइड, सीरूसाइड TbCO3, TbCO3। इसके बाद एग्रेसाइड, एग्रेसाइड, एग्रेसाइड TbSO4, एग्रेसाइड TbSO4। अब कॉपर का लिखिए, कॉपर Cu, कॉपर का लिखिए कैल्कोपाइराइड, कैल्कोपाइराइड या कॉपर पाइराइड, कैल्कोपाइराइड कहते हैं या फिर कॉपर पाइराइड। CuFeS2, CuFeS2, कैल्कोसाइड, इसके बाद है कैल्कोसाइड, कैल्को, कैल्को, कैल्कोसाइड। Cu2S, Cu2S, कॉपर ग्लांस भी इसे को कहते हैं, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस Cu2S। क्यूप्राइड, क्यूप्राइड Cu2O, Cu2O। सिल्वर का एक ट्रिजनस, अर्जेंटाइड Ag2S, सिल्वर Ag का Ag2S, Ag2S सिल्वर चांदी का, अर्जेंटाइड। अभी और भी है लेकिन हम नहीं दिखा रहे हैं आपको, इसका भी पीडीएफ आपको भेज देंगे आपके ग्रुप पे। साथ साथ कौन सा किसका सल्फेट का होता है, किसका क्या है, जिसमें जिसमें आपने CO3 बगल में लिखा है वो सब कार्बोनेट के हैं, और जिसमें SO4 लिखा है वो क्या है, सल्फेट है, और जिसमें सिर्फ S लगा है वो उसके सल्फाइड है। इस तरह से अलग अलग भी पूछता है कि इसका जो है सल्फाइड का कौन सा है, इसका कार्बोनेट का कौन सा है। तो हम दोनों तरह से आपको भेज देंगे, अपना कार्बोनेट इस तरह के फॉर्म में भी और इस एलिमेंट का कौन सा होता है, दोनों का जो ग्रुप है आपका उसमें भेज देंगे और नोट कर लीजिएगा। अब इसमें जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए सुनिए ध्यान से। चौथा आवरण है आपका, उसमें कह रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन S ग्लूकोज में प्रवेश करता है तो किस ब्लॉक का होगा। आवरण बता रहा है चौथा, और कह रहा है कि इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो S में प्रवेश करता है तो वो कौन से ब्लॉक का होगा। चौथा आवरण बता रहा है, इसका मतलब है कि आपका 4 होगा, 4 हो गया, और कह रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है तो इसका मतलब इसका कॉन्फिगरेशन 4s1 होगा। तो 4s1 यानी nS1 हमने किसका जनरल फॉर्मूला बताया, S का होगा, इसका मतलब ये किसमें जाएगा, S ब्लॉक। इसी तरह से भी पहचानना है, सीधे सीधे थोड़ी पूछेगा आपसे कि इसका जनरल फॉर्मूला बताइए, इसका ये बताइए, ऐसा नहीं पूछेगा। तो कल भी मैंने कहा था कि अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका जिसमें भी जाएगा, जैसे S में जाए या P में जाए या D में जाए, जिसमें जाएगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, क्योंकि वहीं पे वो वेरिएबल वैलेंसी अपनी शो कर रहा है। आउटर मोस्ट सेल में वही है, इसीलिए वो उसी ग्रुप का, उसी ब्लॉक का होगा, ठीक है।
डी ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं? डी ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं? डी 40, 3D, 4D, 5D, 6D। इस तरह से आपके 4 में जाते हैं और सब में 10-10 एलिमेंट होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 40। पी ब्लॉक में कुल कितने एलिमेंट हैं? 31। जिसको नहीं आता नोट कर लीजिए। पी ब्लॉक में 31, डी ब्लॉक में 40। इस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट को ही क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक। इस ब्लॉक में धातु, धातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में धातु, धातु और तीनों पाए जाते हैं। पी ब्लॉक। आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी होती है? आंतरिक संक्रमण तत्व संक्रमण तत्व तो हो गया आपका डी ब्लॉक और आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं एफ ब्लॉक। जो नीचे रहता है उसको कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। तो आपका लेफ्ट में 14 एलिमेंट और लेफ्ट में 14 एलिमेंट, 14 कितने हो गए? 28। इसका मतलब एफ ब्लॉक में आपके 28 एलिमेंट हो गए और डी में 40 और पी में 31। इस तरह से अलग-अलग भी आपको पता होना चाहिए। इस ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। पी ब्लॉक अभी बताया था आपको, सुनते ही ध्यान से। जो चीजें एग्जाम में आई बस वही हम बता रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहे। जो चीजें आपके एग्जाम के लिए हैं और जो आए हुए हैं क्लास सिर्फ वही क्वेश्चन बार-बार आपको बता रहे हैं। क्योंकि देखिए केमिस्ट्री को बहुत ब्रॉड है, लेकिन इतने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बस उतने की जरूरत है जो आपके एग्जाम में आए, बस इतना ही जरूरत है। अभी जो कलर आपके सबसे ज्यादा यौगिक बनाते हैं वो नीले रंग के बनाते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तरह-तरह की पाई जाती है, इस वजह से उसमें सबसे ज्यादा कलरफुल कंपाउंड बनते हैं। अम्लीय गैसें किस ब्लॉक में रखी गई हैं? वो तो ब्लॉक हम पूछ रहे हैं, ब्लॉक कोई जीरो कोई ब्लॉक नहीं होता। पी ब्लॉक, ब्लॉक आपके 4 ही होते हैं, एस पी डी एफ, 4 ही ब्लॉक होते हैं। उसी में से आपको आंसर देना है। पी ब्लॉक में देखिए साइड में रखा है, वही आपका क्या है? अम्लीय गैस। अगर आपको पूछा जाए उसका नाम क्या है तो आप बताएंगे जीरो ग्रुप। किस तत्वों के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? किस तत्वों के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? उभयधर्मी का मतलब ये होता है कि एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब उसमें एसिडिक के भी नेचर हो और बेसिक के भी। तो जो आपके अधातु उपधातु होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट उपधातु, जो उपधातु होता है उसके जो ऑक्साइड बनेंगे तो आपके क्या होंगे? क्या होंगे? उभयधर्मी, यानी उसमें एसिडिक के भी नेचर होंगे तो अम्लीय भी होगा और क्षारीय भी होगा। उभयधर्मी का मतलब यह है कि उसमें एसिडिक भी हो, अम्लीय भी हो और क्षारीय भी हो। अब वो वही शो करेंगे जो जिसमें आपके मेटल के भी गुण हो और नॉन मेटल के भी, यानी धातु और अधातु दोनों के गुण हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है Al2O3। कई बार पूछा जाता है कि आपका किस नेचर का है? Al2O3। विद्युत और ऊष्मा का सर्वोच्च चालक धातु कल भी पूछा था, चांदी। भूप्रकृति में बहुतायन पाया जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन। अब कितना होता है? 49%। ऑक्सीजन होता है 49%। उसके बाद होता है सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। 3 तक आपसे पूछा जाता है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा
धातु का अयस्क है, आपने जो क्वेश्चन इसमें जो अभी आपने पढ़ा है किस टाइप का पूछा जाएगा? धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बताया था? Al2O3 ठीक है। एमेटाइट किसका होता है? आयरन का। ठीक है, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई अगर से नहीं पूछा जाएगा। मेन अयस्क पूछे जाएंगे, मेन में नहीं पूछा जाता कौन सा किसका होता है। अब जैसे कैलोमेन पूछ रहा है, कैलोमेन किसका होता है? 12 का होता है। कैलोमेन 12 होता है। अब पूछ रहा है अधिकांश लोहा प्राप्त होता है कौन से अयस्क से? एमेटाइट से। अधिकांश मतलब ये हो गया जो उसका मेन होगा वहीं से अधिकांश मिलेगा, इसीलिए वो मेन होता है। ठीक है, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट हो रहा है क्योंकि ज्यादातर उसी रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम? कैल्शियम कार्बोनेट, CO3। अब पूछ रहा है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट। ऐसे ही आपको सबका लिखना है, उसका नाम लिख लेना है और याद कर लेना है। बस इसमें कुछ भी आपको बताने वाला नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आता है। ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता है, चाहे कोई भी एग्जाम आप दीजिए। मोनोजाइट किसका होता है? कोरियम का। मोनोजाइट कोरियम का होता है। प्रयोग करने और औजार बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? तांबा, कॉपर। धातु बनाने के लिए हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं कॉपर का। देखिए लिखा हुआ है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे दिया है 1s2 2s2 2s6 3s2। अब कह रहा है इसकी संयोजकता कितनी है? वैलेंसी और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही क्या है इसकी वैलेंसी संयोजकता। लास्ट में कितना है इसमें? 2। तो आपकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी है, उतने ही एटम को जोड़ सकता है। अब कह रहा है सेकंड ए वर्ग के तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? सेकंड ए। अब आपका माइंड यहाँ रखना चाहिए कि सेकंड ए आपके पीरियोडिक टेबल में कहाँ होता है? एस ब्लॉक में कल आपको बताया था NH2 जिसका फॉर्मूला आज बताया है NH2। इसका मतलब उसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। जिसके जितने जनरल फॉर्मूले हैं और जितने उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड मतलब जो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वही उसकी संयोजकता होगी। जैसे आपका थर्ड ग्रुप दिखाया था, फोर्थ ग्रुप दिखाया था, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें 4 थे, वही उसकी क्या है? संयोजकता है, जितने उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में स्थित होता है। कौन सा तत्व इसका अपवाद? पी ब्लॉक में जो लास्ट एलिमेंट होता है वो पी में जाता है, लेकिन एक तत्व ऐसा है जिसमें पी में नहीं जाता। कौन सा? याद करिए। पी ब्लॉक में ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन पी में नहीं जाता? क्लियर?
इसका कार्य का डेंसिटी सबसे ज्यादा है। धातु में सबसे कम घनत्व किसका होता है? जैसे ये तो ज्यादा वाला हो गया आपका पारद, और सबसे कम लिथियम। लिथियम का डेंसिटी सबसे कम है। और द्रव धातु में पूछेगा तो पारा, और अगर तत्व में पूछ रहा है आपका मेटल सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व तो आप क्या बताएंगे? ऑस्मियम। ठीक है, तो 5D का मेंबर है, जैसे 3D 4D 5D है, यानी वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऑस्मियम किसका है? डी ब्लॉक। उसका घनत्व सबसे ज्यादा है। लिथियम का घनत्व सबसे कम हो गया, और ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में है उसका घनत्व सबसे ज्यादा है, तो पारा हो गया। और सिर्फ द्रव सिर्फ पूछेगा कौन सा धातु है जिसका डेंसिटी घनत्व सबसे ज्यादा है, तो ऑस्मियम। ऐसे कंपैरेटिव स्टडी करिए, एक एक जगह 3 पॉइंट 4 पॉइंट को मिला के लिखिए, तुरंत याद हो जाएगा। सबसे कम घनत्व वाला तत्व यानी सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम गैस है, पहली बात। हाइड्रोजन, हीलियम पारा का ज्यादा बताया, ज्यादा घनत्व वाला है, और हाइड्रोजन सबसे कम घनत्व वाला। ठीक है, सबसे हल्का तत्व, अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे हल्का तत्व, सभी तत्वों में अधिकतम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है? यानी क्लोरीन। क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी अपनी ओर एक इलेक्ट्रॉन खींच सके। इलेक्ट्रॉन बंधुता यही होती है कि अपनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन खींच सके, तो किसकी होती है? क्लोरीन की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की। क्लोरीन चेयर। सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड, ब्लैकबोर्ड में मैंने कल लिखा था। सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड Cl2O7 कल लिखा था, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल। Cl2O7 इसका एसिडिटी सबसे ज्यादा होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? क्लोरीन। प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? क्लोरीन। जितने आपने बी ब्लॉक वाले में होगा वो सब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है। और रिड्यूसिंग कौन है? इधर वाले यानी एस ब्लॉक वाले। एस ब्लॉक वाले आपके रिड्यूसिंग नेचर के हैं, हमें एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी में दिखाया है कि एस ब्लॉक आपके रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। तो जो एस ब्लॉक है आपका वो रिड्यूसिंग नेचर का है, और बी ब्लॉक वाले क्या है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर के हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन। क्लोरीन एफ। आवर्त सारणी में किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एकांक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। जिसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की, वो नहीं खींचेगा। एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बांधने की टेंडेंसी। तो वो सबसे ज्यादा उसी की जिसके पास जो है क्या है, अगर वो फुलफिल है तो वो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, और जिसका जो है यानी सबसे अगर कम पूछा जाए या 0 पूछा जाए तो जिसका फुलफिल है यानी जिसका ऑर्बिटल पूरी तरह से फुल है। आपका 0 ग्रुप ऐसा है जिसका सारे ऑर्बिटल फुल है, उसके सारे ऑर्बिटल फुल है, इसका मतलब उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? 0, उसे जरूरत ही नहीं। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसका ऑर्बिटल फुलफिल हो जा रहा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी की होगी।
इसके बाद जैसे मान लो P5 है, P में हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं P ऑर्बिटल में। अगर P5 है तो उसको सबसे ज्यादा तेजी से वो खींचेगा क्योंकि अपना ऑर्बिटल फुलफिल करेगा। मान लो आपको मार्केट जा रहा है, आपको 100 रुपए की जरूरत है, आपके पास 95 रुपीज है, तो 5 रुपए सबसे ज्यादा आपको जरूरत है, आगे तो नहीं है किसी से। जिसके पास 20 रुपए है वो नहीं लेगा क्योंकि 5 रुपए लेने से उसको कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन आपके पास अगर 95 है, आपको 100 का आपका गोल है, तो आप 5 रुपए ले लेंगे, तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है? आपकी लेने की है। अगर किसी के पास 20 रुपए 30 रुपए है तो वो 5 रुपए लेके कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि उसका गोल ही नहीं पूरा होना है। इसी तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन का होता है। बस तुमने इलेक्ट्रॉन बनता है किसको? जीरो ग्रुप की अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला है कि आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, इसको कहते हैं आयनन विभव, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इतनी देर से आप सुन रहे हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीन वर्ड हैं। आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे? त्याग दे, यानी एक इलेक्ट्रॉन बाहर लगा दे। ऐसी टेंडेंसी उनका जो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल। और आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी ये क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, ठीक है। इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। और आयनाइजेशन पोटेंशियल में पूछा भी जाता है कि कौन से प्रोसेस में वो मोनोवैलेंट कटायन में तब्दील हो जाता है। तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और वो मोनोवैलेंट कटायन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है? मोनोवैलेंट अनायन। मोनोवैलेंट का मतलब है कि मोनो मतलब एक, वैलेंट मतलब एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसमें एक प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। प्लस मतलब देना, माइनस मतलब लेना, एक इलेक्ट्रॉन ले लो। और इसका क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है जिससे वो अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ये है हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन है। यानी इस एलिमेंट के पास जो टेंडेंसी है कि इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके, क्योंकि हमें ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाने के लिए दो की जरूरत होती है, दो इलेक्ट्रॉन की। एक बॉन्ड जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसमें क्या किया? इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास हो गया दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या हुआ? दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया इसने, हो गए। ये क्या है? शेयरिंग हो गई दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसके पास भी देखिए दो इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसने ये बना लिया S सिंगल बॉन्ड H, यानी H2 मॉलिक्यूल इसे बना लिया। ऐसे ही आपका जो अमोनिया बनता है, CH4 बनता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसमें परस्पर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो जिस एलिमेंट के पास कितनी टेंडेंसी किस एलिमेंट के पास है
मुल्कन अकॉर्डिंग दो आपके क्या थे साइंटिस्ट थे, तो मुल्कन ने दिया कि अगर इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू दोनों को जोड़ दें और 2 से भाग दें, यानी एवरेज ऑफ Ib प्लस ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये किसने दिया मुल्कन ने, ठीक है। और जब हम इसको 5.6 से डिवाइड कर देते हैं तो वो किसने दिया पाउलिंग, वो नहीं पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आपका एवरेज किसने बताया था। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होता है अभी बताया था क्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन के पास P5 हो रहा है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लास्ट में P5 आता है, P5 यानी इसे P6 करने के लिए स्टेबल करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, P में 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा खा सकते हैं, इसे क्या है एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन ये खींचने की टेंडेंसी इसकी बहुत ज्यादा है, कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और बना देगा, इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा है, क्योंकि जैसे हमने बताया ना तो 100 रुपए में अगर इलेक्ट्रॉन समय कमी है तो कौन सबसे ज्यादा खींचेगा, इसके पास कम से कम कमी वो खींच लेगा, ज्यादा वाला थोड़ी खींचेगा, ठीक है। ये आपके पास 3 वर्ड्स आके हैं, अब किसका क्या ज्यादा होता है, जैसे आपको जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था 0 किसका है, एक जो भी बताया था इनर्ट गैस का, और जो नाइट्रोजन वाला आपका ग्रुप है उसका भी 0 होता है, वो इसलिए होता है कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन या तो आधा भरा हो या तो पूरा भरा, जिसका पूरा भरा उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है तो वो क्यों लेगा, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, जिसको जरूरत होगा वही तो खींचेगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन आधा भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ वो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि वो स्टेबल है, वो अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। जैसे आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है S ड्रॉप में जो दूसरा वाला है NH2 वाला, जो NH2 वाला प्राप्त है वो भी इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं लेगा, क्योंकि इसका भी फुलफिल है, S में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, वो इसका भरा हुआ, ठीक है। अगर कहीं भी P है, मान लो P में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर सकते हैं ना, तो ये क्या है स्टेबल है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये आधा यानी 3 भरा हुआ तभी क्या है स्टेबल है, तभी इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, या तो पूरा भरा हो या तो आधा भरा हो, ऐसे को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी 0 होगी, इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसे आपके 3 हो गए, एक तो हो गया आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी S ग्रुप में जो दूसरा वाला है, सेकंड A ग्रुप और 0 ग्रुप और नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, उसमें भी P3 आता है लास्ट में, जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन फास्फोरस ये वाला जो ग्रुप है आपका, उसमें भी क्या होगा आपका इसे भी जरूरत नहीं होगी, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी एफिनिटी क्या है 0 है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे पहली वाली होती है नेगेटिव, ऐसे भी पूछा जाता है कि जिसकी 0 हो या पॉजिटिव हो, अगर ये 0 और पॉजिटिव दोनों कह देगा तो आपका यही आंसर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी नेगेटिव आती है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, इसलिए क्या है इसका नेगेटिव आता है, जो एंथैल्पी होता है डेल्टा H इक्वल टू वो नेगेटिव होता है इसका, इसलिए इसका जो पॉजिटिव आता है वो अगर क्वेश्चन में आपसे 0 पूछे या पॉजिटिव पूछे, आपका आंसर क्या होगा यही होगा, 0 ग्रुप और नाइट्रोजन वाला ग्रुप और एल्कलाइन अर्थ, इनका 0 होता है या पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और ग्रुप में ये तीनों नीचे जाने पे क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी नीचे जाने पे कम होगा, इधर जाने पे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका एफिनिटी है नीचे जाने पे कम होगा, इधर जाने पे बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी सेम यही होता है, ग्रुप में नीचे डिक्रीज करेगा और पीरियड में बढ़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसीलिए फ्लोरीन की ज्यादा होती है, उधर जाते जाते बढ़ जाता है, इधर क्या होता है कम होता है, ठीक है। चलिए अच्छा सबसे बताइए इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम किसका होगा, आप बताइए।
आखिरी गैस हो रहा है। देखिए कम हो रहा है, इसका मतलब उधर जाने पे बढ़ रहा है, तो हमारा जो ग्रुप इधर होगा उसका ज्यादा होगा। इधर आपका क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है, इसका मतलब पीरियड में उधर जाने पे बढ़ेगा, तो इसका मतलब जो सबसे कोने होगा उसका ही कम होगा। अब उसमें भी किसका सबसे कम होगा, क्योंकि नीचे जाने पे कम हो रहा है, नीचे जाने पे कंटीन्यूअस कम होता जा रहा है। तो जो आपका ये लिखा होता है जो सीजियम होता है, इसका इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा जाए तो सबसे कम सीजियम का और सबसे ज्यादा उधर जाने पे बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, जीरो ग्रुप में होगा। लेकिन ये भी मैंने बता रखा है कि नीचे जाने पे कम होता है, तो जो सबसे ऊपर है उसी का सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब हीलियम का सबसे ज्यादा होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम का सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम सीजियम का। ठीक है, इसको ऐसे पॉइंट में याद कर लीजिए, कम और ज्यादा आपसे पूछा जाता है, क्यों हो रहा है ये हमने बता दिया। सबसे ज्यादा होता है हीलियम का और सबसे कम सीजियम, सबसे कम सीजियम का। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का, सबसे ज्यादा क्लोरीन का और सबसे कम जीरो ग्रुप, सेकेंड डे ग्रुप और नाइट्रोजन फैमिली, इनका सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा किसका हो गया, क्लोरीन का। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। क्या होगी, नहीं वो रेडियोएक्टिव होता है, इसलिए हम उसमें नहीं, वो रेडियोएक्टिव है, वो मेटल है, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करते, सीजियम तक। ठीक है, तो इसमें आपने याद कर लिया आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हीलियम का और सबसे कम सीजियम का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन, Cl क्लोरीन, क्लोरीन नहीं क्लोरीन, सबसे ज्यादा क्लोरीन की। अगर क्लोरीन नहीं दिया है तो हैलोजन दिया, क्योंकि वो सब हैलोजन फैमिली के। अगर हैलोजन दिया तो हैलोजन लगाइए, नहीं तो उसमें भी क्लोरीन का सबसे ज्यादा और सबसे कम जीरो ग्रुप, सेकेंड डे और नाइट्रोजन फैमिली, इन तीन का था। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज्यादा कौन, क्लोरीन। इतने ही पॉइंट इसमें याद करने हैं बस, इसलिए चार में बता रहा है सबसे ज्यादा क्लोरीन। और कौन से प्रोसेस में आपका कटायन में कन्वर्ट होता है, धरायन में, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव में आपका कटायन में तब्दील होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लेता है। और कौन से प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सॉरी ये दे रहा है, ये दे रहा है। नेगेटिव मतलब देना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेगा, आयनन विभव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बंधुता वाले केस में एक इलेक्ट्रॉन देगा। इसको ऐसे ध्यान रखिए, नेगेटिव किसमें बन रहा है और पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता में। बस इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इन तीनों में यही पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है और किसमें आपका इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, किसमें देने की टेंडेंसी है। इस तीनों में से बस यही क्वेश्चन बनता है। अभी आपके ग्रुप में वो भेज देंगे किसका आयस कौन सा है, उसको अपनी कॉपी में सही से लिख लीजिए, कुछ लोग नहीं लिख पाएंगे सही से, उसको लिख के दर्ज कर लेना है, उसका एक क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा। ठीक है, कौन सा किसका होता है, फिर उसको